नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सबसे पहली बात स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। दोस्तों, जो हम एंशिएंट इंडिया का सीरीज चालू किए हैं जीएस हब के प्लेटफॉर्म पे, उसी में आज एक नया टॉपिक होगा हमारा संगम काल। देखिए, एकदम दिल लगा के पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए, क्योंकि अगर एक बार सही तरीके से आपने कर लिया तो कहते हैं कि बेसिक्स अगर मजबूत हो गए, इमारत अगर बनानी है तो नींव को मजबूत करना पड़ता है। अगर नींव मजबूत नहीं हुआ तो इमारत क्या होती है, हिलती रहती। थोड़ा सा भी अगर हवा चलेगा तो इमारत हिलने लगती है। तो थोड़ी देर आप क्लास लेने जाते हो, लड़के कहते हैं जब आता है पेपर बहुत टफ आ गया, लेकिन जो वही शांत, जो सीनियर लड़के, जो अच्छे लड़के होते हैं, शांत होकर हंसते रहते हैं कि देखो इनको, क्योंकि पेपर में इतना अगर आपको एक लेवल की तैयारी है, आपको नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा। मतलब बेसिक्स अगर आपके मजबूत हो गए, नींव आपकी मजबूत हो गई, तो यकीन मानिए इमारत खड़ा करना बड़ा आसान हो जाता है। आज समस्या सबसे बड़ी मैं देखता हूँ कि नींव ही मजबूत नहीं होती और इमारत डोल, केवल लंबी लंबी बात हम फेंक के पिताजी को घर में प्रभावित करते रहते हैं कि एफडीआई आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा, और बेसिक्स हमें आता ही नहीं। तो मैं आपको बार बार कहूंगा, और इसी संदर्भ में, इसी ओरिएंटेशन से ये जो सीरीज चालू हुई है जीएस हब के प्लेटफॉर्म पे, यही बताने के लिए कि हमें क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप घर पे पढ़ोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ये सब कुछ चीज़ें मिलेंगी। कैसे पढ़ना है, किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, इसी संदर्भ में ये जो हमारी क्लास आई है। और यकीन मानिए, अगर आप यूपी पीसीएस देते हो, यूपीएससी देते हो, तो आप मान के चलो कि 80% क्वेश्चन अगर रेगुलर क्लास में है तो आपको इजीली मिल जाएगा और ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो कहते हैं कि एक बार तबीयत के साथ तीर, मछली की आंख में तीर को मारिए, एकदम लक्ष्य को क्लियर करिए कि हमें आईएएस बनना है तो बनना है, हमें यूपी पीसीएस में को देना है, क्वालिफाई करना है तो बनना है। और इसी संदर्भ में ये जो हमारी टीम है जीएस हब की, हम लोग इसमें आपको सहयोग करने की कोशिश करेंगे। और इसी संदर्भ में आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, साउथ इंडिया में संगम काल। अगर हम देखें संगम पीरियड को, तो संगम पीरियड है क्या, इसको हम समझेंगे थोड़ा। इसको जानने की कोशिश करेंगे। संगम काल दक्षिण का इतिहास है, जिसमें चेर चोल पांडे के इतिहास को हम पढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें हम पढ़ते किसको हैं, चेर, चेर, चोल और पांडे को। इन तीनों के इतिहास को पढ़ते हैं हम, चेर चोल पांडे के इतिहास को देखते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें तो संगम क्या है, सबसे पहले आता है कि व्हाट इज संगम, संगम किसे कहा जाएगा। तो ये जो इतिहास होता है, आपको याद होगा अशोक ने भी अपने अभिलेखों में चेर चोल पांडे को अपना पड़ोसी कहा है। मतलब अगर हम मौर्य काल को भी देखें तो मौर्य काल जो हिंदकुश पर्वत से लेके और हम कहते हैं कि कर्नाटका तक था, उनके में भी चेर चोल पांडे उनके पड़ोसी थे। अशोक अपने अभिलेखों में, इंस्क्रिप्शन में कहा है कि चेर चोल पांडे वाज माई नेबर्स, मेरे पड़ोसी हैं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चेर चोल पांडे है, इनका इतिहास क्या है, कैसे दक्षिण के इस इतिहास को हम जानते हैं। तो इस पूरे पीरियड को कहा जाता है संगम एज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि व्हाट इज संगम। अब देखो, यहां देखो तो ये है पांडे, ये एरिया क्या है, पांडे। मतलब अगर हम मैप बनाए, मैप में अगर आप देखोगे तो आपको एक पूरा का पूरा एरिया दिखाई देगा पांड्यों का। ये पूरा एरिया एक तमिलनाडु और कुछ केरला का, ये वाला एरिया हम देखेंगे तो पांड्यों का एरिया है। ये कौन है, पांड्य है। केरला वाला एरिया क्या है, चेरो का है। और इसके ऊपर क्या है, ये चोल का है। चोल अगर आप देखो तो ये वाला एरिया क्या है, चोलों का है। ये पांड्यों का एरिया है, देखिए पांड्य, और ये है चेरो का एरिया। मतलब केरला और तमिलनाडु का एरिया अगर हम कहें, इनमें केरला और तमिलनाडु, केरल का पूरा पोर्शन ये वाला एरिया, ये किसका है, चेरो का है। जो उत्तर कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व वाला एरिया है तमिलनाडु का, ये वाला पूरा एरिया किसका है, पांड्यों का है। और इसके ऊपर किसका है, चोलों का है। तो ये चोल चेर पांडे, मतलब वर्तमान में तमिलनाडु और केरला, ये लगभग एरिया आएगा। कर्नाटक के नीचे वाला पूरा एरिया है चोर, चेल और पांडे का। इसीलिए आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक गया और अपने जीवन का अंतिम समय यहीं व्यतीत किया, और उसके नीचे इन लोग की जानकारी नहीं मिलती। और अशोक कहता है कि चेर चोल पांडे सतीपुत्र हमारे पड़ोसी थे, अर्थात कर्नाटक के नीचे वाला पूरा एरिया
आज की डेट में अगर हम आज से तुलना करें तो ये चेर चोल पांड्य का एरिया होगा। अब दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि ये संगम क्या है, मतलब इसको हम पढ़ेंगे कैसे। तो एक इतिहास होता है संगम, संगम किसे कहते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा आता है संगम क्या है। ये संगम क्या है, संगम कहते हैं तमिल कवियों के सम्मेलन को कहा जाता है संगम। क्या कहा जाता है, तमिल कवियों के सम्मेलन को संगम कहते हैं, को संगम कहते हैं, तो संगम कहते हैं। अर्थात असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स इज कॉल्ड संगम। तमिल कवियों का जो सम्मेलन हुआ उसको कहा जाता है संगम। तो अगर संगम, अब सोचो कि तमिल लैंग्वेज कितना पुराना है, तमिल कवियों के सम्मेलन को हम संगम कहते हैं। और 3 संगम हुए हैं, अगर हम बात करें तो 3 संगम हुए हैं। पहला संगम मदुरा में हुआ, राजा थे पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए हैं तीनों संगम, पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए हैं। अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि, मतलब प्लेस है मदुरा, वंश है पांड्य, अध्यक्ष हैं अगस्त। अगस्त ऋषि पहले संगम के वो हैं। जो दूसरा संगम होता है वो होता है कपाटपुरम में। दूसरा संगम होता है कपाटपुरम में, ये भी पांड्य राजाओं के संरक्षण में होता है। और यहां पे तोलकापियर अध्यक्ष है और संस्थापक अध्यक्ष कहा जाता है अगस्त ऋषि थे। और तीसरा संगम हुआ है वो भी उत्तरी मदुरै में हुई है, पांड्य राजाओं के संरक्षण में ही हुआ है और इसके अध्यक्ष हैं नकीरर। ये 3 संगम हुआ मदुरा में, पांड्य राजाओं के संरक्षण में, अगस्त ऋषि थे अध्यक्ष पहले को मानते हैं। दूसरा कपाटपुरम में हुआ तोलकापियर की अध्यक्षता में। तीसरा उत्तरी मदुरा में हुआ पांड्य राजाओं की अध्यक्षता में। ये 3 संगम हुए और इन तीनों संगम के द्वारा 3 किताबें वर्तमान में ज्ञात मिलती हैं। अगर हम बात करें तो इस पूरे संगम साहित्य में इन संगमों के द्वारा तमिलों की 3 किताबें ज्ञात मिलती हैं। पहला है पतित पपत्तु, पत्ती पपट्टू। पतित पपट्टू ये 10 कविताओं का संग्रह है, 10 कविताओं का संग्रह है। और याद रखिएगा इसमें चोल और पांड्यों के बारे में जानकारी मिलती है, चोल और पांड्य के बारे में जानकारी मिलती है। संगम साहित्य में 3 ज्ञात मिलता है, पट्टी पपट्टू जो 10 कविताओं का संग्रह है और इसमें चोल और पांड्य राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरा है इत्थु थोके, इसमें 8 कविताओं का संग्रह है। ये भी जो है इस काल के सामाजिक जीवन राजनीतिक जीवन की जानकारी देता है, सामाजिक जीवन राजनीतिक जीवन की जानकारी देता है। और तीसरा है पदिनेन किलकनकु, पदिनेन किलकनकु, पदिनेन किलकनकु जिसमें 18 कविताओं का संग्रह है। ये भी संगम काल के बारे में, संगमकालीन राजनीतिक
सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की जानकारी, मतलब इस धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी देता है। जीवन की जानकारी मिलती है, मतलब इस काल के समाज की जानकारी हमें यहाँ पे मिलती है। ये तीन ज्ञात संगम साहित्य में जो जो संगम, तीनों संगम हुए, तीनों संगम से जो ज्ञात यही तीन चीजें हमें मिलती हैं। मतलब अगर हम बात करें तो देखें तो ज्ञात में क्या है, पतित पवट्टू, इथु थोके, पदिनेन किलकनकु। यही तीन चीजों की हमें जानकारी, अगर संगम साहित्य की बात करें तो यही तीन चीजें हमें मिलती हैं। ये 8-10 कविताओं का संग्रह है, ये 8 कविताओं का संग्रह है, 18 कविताओं का संग्रह है। ये तीनों चीजें यही ज्ञात संगम साहित्य हैं। अगर बात किया जाएगा तो बताइएगा कि संगम तमिल कवियों के सम्मेलन को कहते हैं। 3 संगम हुए, पहला मदुरा में हुआ, अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे, राजाओं का संरक्षण था, पांड्य राजाओं का। दूसरा भी क्या हुआ, कपाटपुरम में हुआ, तोल्कापियर थे और अगस्त ऋषि को संस्थापक अध्यक्ष मानते हैं। और तीसरा जो हुआ आपका, वो उत्तरी मदुरा में हुआ, नक्कीरर इसके अध्यक्ष हैं और पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। तीनों संगम साहित्य से जो ज्ञात अभी 3 किताबें मिलती हैं, पतित पपट्टू, इसी की सब अलग अलग संरचना, इथु थोके, पदिनियन किलकनकु। अगर पूछा जाएगा तो इन तीनों को दिमाग में रखिएगा, यही है। अब आता है कि संगम साहित्य के विषय क्या है। आईएएस में 2018-19 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि संगम साहित्य के विषय क्या है विषय इसके। तो संगम साहित्य में 2 चीजें दिखाई देती हैं। अगर आप बात करेंगे संगम साहित्य के विषय क्या है, अहुम और पुरम, अहुम और पुरम। अहुम एंड पुरम, संगम साहित्य के यही 2 विषय हैं। अहुम का मतलब होता है प्रेम, अगर हम बात करें लव, अहुम का मतलब क्या हो गया, प्रेम, लव। और पुरम का मतलब हो गया युद्ध। मतलब अगर हम बात करें तो संगम साहित्य में 2 ही चीजें हमें दिखाई देंगी, या तो प्यार दिखाई देगा, मेन विषय है, या तो युद्ध दिखाई देगा। अगर आप दक्षिण के मूवियों को देखिए तो इन्हीं दोनों चीजों को बेहतर तरीके से दिखाते हैं। क्योंकि देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो आपकी संस्कृति में जो बसा होगा वो चीजें नेचुरली आप निकाल सकते हो। और ये पूरा चेर चोल पांड्यों का इतिहास युद्ध का इतिहास है, आपस में लड़ते रहे, आपस में संघर्ष करते रहे, और जो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो अगर कोई पूछेगा संगम, देखिए ये आया हुआ है संगम साहित्य क्या है, तो तमिल कवियों के सम्मेलन को संगम कहते हैं। 3 संगम हुए, पहला मदुरा में हुआ, दूसरा कपाटपुरम में हुआ और तीसरा मदुरा में हुआ। इन तीनों संगम का अगर हम बात करें तो 3 साहित्य दिखाई देता है, पतित पपट्टू, इथु थोके और पदिनेन किलकनकु। एक में 10 कविताओं का संग्रह है, एक 8 कविताओं का संग्रह है और एक 18 कविताओं का संग्रह है। इनसे संगम जीवन के आचरण, विचार, उस राजनीतिक व्यवस्था, इनकी जानकारी मिलती है। संगम साहित्य के विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, जिस पे पूरा ये कल्चर ही लिखा है। अहुम, अहुम का मतलब होता है प्यार और पुरम का मतलब होता है युद्ध। तो यह 2 ही, अब देखते हैं साउथ की मूवी देखिए, हम लोग कहते हैं कि ओरिजिनलिटी अगर देखना हो तो साउथ की मूवी में देखिए, आपको दिखाई देगा युद्ध के तरीके दिखाई देंगे, फूंकते हैं तो लोग उड़ने लगते हैं। ये जो युद्ध के तरीके दिखाई देते हैं वो क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि कल्चर में है। हम क्या करते हैं, उसी को आयातित करते रहते हैं। हम कहते हैं मुंबई में देखिए आधी जो बॉलीवुड की मूवी बनती है जो सुपर हिट हुई वो साउथ की आयात, क्योंकि साउथ का कल्चर हमें लोग क्या करते हैं, हम आज भी उत्तर, यहीं से समझिएगा उत्तर दक्षिण का विवाद क्या है। उत्तर के लोग, हमें आर्यंस कहा जाता है कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। अब बाहर से आए हैं और ये अपने को द्रविड़ियन मानते हैं कि हम ओरिजिनल यहीं के हैं, लोकल हैं। तो अगर आप देखो हमारा सही, हमें लगता है आज भी उनकी शादियों में केले के पत्ते पे खाना खाते हैं, आज भी वो लुंगी पहनते हैं, आज भी कल्चर को बना। हम गर्मी के दिन में सूट पहन के विवाह करने जाते हैं, मई जून का महीना चलता है, पसीना टप टप चू रहा है और हम अंग्रेजों के आयातित चीज को, लड़का
थ्री पीस सूट पहना हुआ है और मई जून का महीना में गांव में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी हम आयातित चीजों पे ही विश्वास करते हैं। हम अब ये सूट कहाँ आया? वहां अंग्रेजों क्या ठंडक पड़ती है हमेशा, तो उनके लिए लेकिन हमारे मई जून में सूट पहनने की कौन सी मजबूरी है? लेकिन क्या विवाह होगा तो इससे ये समझ में आता है कि हमारा नेचुरल कुछ भी नहीं है। और जब हम साउथ देखते हैं तो साउथ में देखिए हाफ शर्ट और लुंगी पहन के शादी कर रहे हैं, केले के पत्ते पे खाना खा रहे हैं। मतलब अभी भी कल्चर की बात करेगा तो स्ट्रांग होल्ड है साउथ में, तो ये चीजें दिखाई देती हैं। ये चीजें जो समझ, तो उत्तर दक्षिण में पहला विवाद तो दूसरा ये कहते हैं हम हिंदी क्यों बोले। अब देखो तमिल इसी समय आ चुका है, हिंदी बहुत बाद में आएगा। तो कहते हैं कि यार तमिल जब हमारा पुराना लैंग्वेज है उसको आप, इसीलिए तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो भाषा विवाद भी होने के कारण होता है और इनके कल्चर में काफी स्ट्रांग होल्ड है। और अब देखिए मूवियां देखिए साउथ की, आपको समझ में आएगा इन दोनों चीजों को बेहतर दिखाया जाता है। प्यार को भी दिखाते हैं तो बेहतर एक्सट्रीम लेवल पे दिखाते हैं, मार को भी दिखाते हैं तो एक्सट्रीम लेवल पे दिखाते हैं। तो ये चीजें अहम और पूरम इनका विषय है, इनके नेचर में है युद्ध और प्यार। और संगम साहित्य में देखिए लगातार युद्ध होता है। दक्षिण हमेशा युद्ध से परेशान रहा, चेर चोल पांड्य आपस में लड़ते रहे। आगे आइएगा तो चालुक्य पल्लव राष्ट्रकूट ये आपस में लड़ते रहेंगे। आगे आइए विजयनगर बहमनी लड़ते रहेंगे। आगे आइएगा तो अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा लड़ते रहेंगे। और आज देखिए तो आज भी नदी जल विवाद चलता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कोई कि संगम साहित्य का सब्जेक्ट क्या है, तो संगम साहित्य का सब्जेक्ट है अहुम और पुरम, मतलब लव और युद्ध, इन दोनों के विषय पे ये काम करते हैं। ये इनका मेन सब्जेक्ट है। इसके बाद अगर हम देखें तो संगम साहित्य से दक्षिण की भौगोलिक जानकारी मिलती है। दक्षिण की भौगोलिक जानकारी मिलती है। दक्षिण की भौगोलिक जानकारी मिलती है। और भौगोलिक जानकारी की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण की भूमि को कई भागों में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उनको बताते हैं, जैसे कई प्रकार से भूमि को डिवाइड करते हैं। जैसे एक है कुरुंजी, याद रखिए ये सब क्वेश्चन है। कुरुंजी, कुरुंजी, कुरुंजी क्या है अगर हम बात करें तो कुरुंजी को हम कहेंगे पर्वतीय भूमि, जो पर्वतीय एरिया में जो भूमि है, पर्वतीय क्षेत्र की भूमि, माउंटेन जो एरिया की लैंड है, पर्वतीय क्षेत्र की भूमि। यह है कुरुंजी, माउंटेन एरिया की लैंड। दूसरा है नैथल, यह समुद्र तटीय भूमि है, सी लैंड है, समुद्र तटीय भूमि। पहला हो गया कुरुंजी, दूसरा होगा नीथल समुद्र तटीय भूमि है, और तीसरा हो गया आपका मरुदम। मरुदम क्या हो गया? उपजाऊ भूमि हो गई, फर्टाइल लैंड। इसके बाद है मुल्लय। अगर हम मुल्लय की बात करें तो ये क्या हो गए? चारागाह भूमि, ग्रासलैंड। मुल्लय क्या हो गया? चारागाह लैंड हो गया। और इसके बाद कुरुंजी पर्वतीय क्षेत्र की भूमि, नैथल समुद्र तटीय भूमि, मरुदम उपजाऊ भूमि, मुल्लय चारागाह की भूमि। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक होगा पल्लय, यह है शुष्क भूमि, ड्राई लैंड। ये इस क्षेत्र के लैंड का वर्गीकरण है, भूमि का वर्गीकरण है। कुरुंजी क्या होगा? पर्वतीय क्षेत्र की भूमि है। नैथल क्या होगा? समुद्र तटीय भूमि है।
मरुदम क्या है? उपजाऊ भूमि है। मूल्य क्या है? चारागाह भूमि है, ग्रासलैंड है। और पल्लय क्या है? ड्राई लैंड है, शुष्क भूमि है। ये पूरा संगम साहित्य में, अब आप सोचो, यही से आपको उस दक्षिण का संघर्ष पता चलेगा, यही मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये आज तक बना रहेगा। अब ये बताओ, राजा को क्या चाहिए? कोई भी राजा शुष्क भूमि लेके क्या करेगा? कोई भी राजा पाला पारी हुई भूमि को लेके क्या करेगा? राजा को क्या चाहिए? उपजाऊ भूमि चाहिए। अब जब राजा को मरुदम चाहिए, क्योंकि अगर इस पूरे एरिया का भौगोलिक एरिया देखिएगा तो पश्चिमी पश्चिमी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत है, तो या तो पहाड़ी एरिया है, समुद्र से लगा हुआ एरिया है, तो पहाड़ी एरिया है, समुद्र से लगा एरिया है। अगर आप देखो, ऐसे ही देखो, आपको कुछ नदियों के बीच का एरिया होगा जो उपजाऊ एरिया होगा, कहीं कहीं पानी नहीं पड़ता होगा, कम पानी होगा तो चारागाह एरिया होगा, और कुछ एकदम शुष्क एरिया होगा। तो इस पूरे एरिया की भूमि को संगम साहित्य में इतने भागों में डिवाइड किया गया है। अब आप ये बताओ, अगर आप योग्य राजा हो तो आपको क्या चाहिए? मरुदम, उपजाऊ भूमि। तो यार, उपजाऊ भूमि के लिए संघर्ष होगा कि नहीं होगा? हर बड़ा राजा चाहेगा कि हमें उपजाऊ भूमि मिले, यही दक्षिण के संघर्ष का कारण है। आप देखो कि विजयनगर बहमनी जब हम पढ़ते हैं, किसके लिए? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब क्या है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का दोआब है। तो आप देखोगे तो लगातार आपको देखोगे ये दिखा दिखा नदी, आज भी साउथ में नदी जल विवाद चल रहे हैं। उत्तर में नहीं है लेकिन दक्षिण में है, कावेरी नदी जल विवाद, ये नदी जल विवाद, क्योंकि सबको उपजाऊ भूमि चाहिए, लैंड चाहिए। तो दक्षिण का संघर्ष है, और यही संघर्ष आगे चालुक्यों में, पल्लवों में बना रहेगा, चोलों में, चालुक्यों में बना रहेगा। आगे हम जाएंगे, जब पढ़ेंगे तो विजयनगर बहमनी में बना रहेगा, फिर बीजापुर गोलकुंडा आपस में। तो दक्षिण का संघर्ष ही है इस भूमि के लैंड के लिए लड़ना, और ये लगातार बना रहा, लास्ट तक आपको दिखाई देगा। तो क्या है? दक्षिण का जो संघर्ष है, यही संघर्ष है। ये कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा दिमाग में, तो आपको लास्ट तक याद रखिएगा, यही मुद्दा है। अगर आप आईएएस बन के भी जाते हैं तो देखिए, ये विवाद आज का विवाद नहीं है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। कोई ऐसा वंश हो, अब देख लो, चेर चोल पांड्य लड़ेंगे, इसके बाद आप देखोगे तो चालुक्य और पल्लव लड़ेंगे, इसके बाद देखोगे तो चोल चालुक्य लड़ेंगे, इसके सब बर्बाद होंगे आपस में लड़ते लड़ते। तो ये संघर्ष लगातार चला, और इसके पीछे का रीजन यही है। उपजाऊ भूमि सबको चाहिए, उच्च लैंड सबको चाहिए, और जब लैंड चाहिए तो जाहिर सी बात है कि संघर्ष करना पड़ेगा। तो संगम साहित्य में क्या क्या मिला? संगम साहित्य में हमें क्या पता चला? एक तो संगम काल का विषय क्या है साहित्य का, ये मेंस का टॉपिक है क्योंकि साहित्य आपके मेंस में है। संगम काल साहित्य का विषय क्या है? युद्ध और प्रेम, अहुम और पुरम। संगम साहित्य से उस काल की भौगोलिक स्थिति की जानकारी मिलती है, कई प्रकार के भूमि को डिवाइड किया गया है। कुरुंजी, ये यूपी में क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपी आरओ आरओ यूपीएससी। कुरुंजी क्या है? पर्वतीय क्षेत्र की भूमि क्या है। नैथल क्या है? समुद्र तटीय भूमि क्या है। मूल्य क्या है? चारागाह भूमि है। पल्लय क्या है? शुष्क लैंड है, ड्राई लैंड है। और मरुदम क्या है? उपजाऊ भूमि है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी शासक होगा तो क्या चाहेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मरुदम मिले, मरुदम भूमि मिले। और जब मरुदम भूमि की बात करेगा तो संघर्ष। तो ये मेंस के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। तो ये है संगम साहित्य के विषय में हमने बताया कि संगम साहित्य का विषय, संगम साहित्य से, और इसी संगम साहित्य से हमें चेर, चोल और पांड्यों के बारे में जानकारी मिलती है, और पांड्य के बारे में जानकारी मिलती है। हमें चेर, चोल और पांड्य के बारे में इसी से जानकारी मिलती है। दोस्तों, अब मुद्दा हमारा ये आता है, अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि संगम काल में कुछ महाकाव्य भी मिले हैं। कुछ महाकाव्य हैं संगम साहित्य के, संगम साहित्य से अलग हैं वो, उसको महाकाव्य कहा जाता है। जिसमें एक बड़ा महाकाव्य है इनका, शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम शिल्पादिकारम इनका महाकाव्य है, जिसका राइटर है इलंगो आदिगल। आदिगल, इलंग में मिलता है, इलंगो आदिगल इसका वो है, राइटर है। यह कहानी है कोवलम और कन्नगी की,
कावेरी पट्टनम के एक व्यापारी है कोवलन और उसकी पत्नी है कन्नगी। ये समझिएगा, बहुत बेहतर यहाँ का महाकाव्य है ये। हीरो है इसका, नायक है कोवलन और कन्नगी ये नायिका है। ये होता क्या है, कोवलन एक व्यापारी का लड़का होता है, उसकी शादी होती है कन्नगी से। जीवन बेहतर चल रहा है, शादी हो गई, लेकिन कोवलन क्या होता है, एक डांसर के चक्कर में पड़ जाता है जिसका नाम है माधवी। अब होता क्या है कि कोवलन कन्नगी की शादी हुई। अब समझिएगा, कोवलन क्या होता है, एक डांसर नर्तकी होती है जिसका नाम है माधवी, उसके प्यार में फंस जाता है और धीरे धीरे अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है, सब कुछ दे देता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो उसको एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, तो अपनी वाइफ के पास आता है। देखिए, और वाइफ फिर भी इसको अपना लेती है। अपनाने के बाद अब दोनों के पास जब कुछ नहीं बचता तो ये कावेरी पट्टनम को छोड़ के मदुराई पांड्य राज्य में चले जाते हैं। वहां जाते हैं तो इनके पास केवल एक जोड़ी पायल बचा हुआ है। इनके पास इस लव स्टोरी में एक जोड़ी पायल बचा हुआ है। अब इनको जीवन चलाना है तो पायल के दो पायल में एक पायल ये लेके बेचने के लिए जाता है। जब ये बेचने के लिए जाता है, उसी दौरान राज परिवार में किसी का ये चोरी हुई है और वो पकड़ जाता है। जब वो पकड़ जाता है तो राजा होता है नेडुंजेलियन, चोरी के आरोप में चोरी और व्यभिचार में संगम काल में फांसी दी जाती थी। दो आरोप बड़े खतरनाक थे, या तो व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया या चोरी करते हुए। अब इनको फांसी दे दी जाती है। जब फांसी दे दी जाती है कोवलन को, तो ये कन्नगी दूसरा पायल लेके राजा के दरबार में पहुंचती है। जब राजा के दरबार में पहुंचती है तो राजा को इतनी ग्लानि होती है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, और राजा वहीं मर जाता है। अब इस कहानी को, ये है शिल्पाधिकारम महाकाव्य। अब इस कहानी से आपने क्या सीखा? ये महाकाव्य है साउथ का। अगर आप देखो तो अगर कहा जाए इसकी व्याख्या करिए, याद जाए यूपी पीसीएस में पूछ सकता है कि शिल्पाधिकारम का सारांश बताइए, शिल्पाधिकारम की व्याख्या करिए। तो ये तो कहानी हो गई, एक प्रेम कहानी है। इसमें 3-4 चीजें मिलती हैं। सबसे पहला, पति पत्नी का जो संबंध है ये दिखाता है कि नेचुरल संबंध है। पति बर्बाद हो चुका है, फिर भी पत्नी उसके साथ उसकी विपत्ति में सहायता देती है। जो कहते हैं ना 7 फेरों में जो शपथ लेते हैं हम, जो ये लेते हैं कि हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, वो यहां दिखाई देता है। इसके बाद न्याय व्यवस्था दिखाई देती है कि राजा न्याय कहा, ये जो हम आज कानून कहते हैं कि 10 अपराधी बच जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है अगर कोई निर्दोष व्यक्ति पकड़ा जाता है। तो यहां ये चीज दिखाई देती है कि राजा इतना ग्लानि में जाता है कि हमने एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी दे दी, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप मार दिए उसको दोबारा वापस नहीं ला सकते। राजा ग्लानि से भर जाता है और राजा आत्महत्या, मतलब एक तरीके मर जाता है। तो न्याय व्यवस्था को दिखाता है, ये पारिवारिक मूल्यों को दिखाता है और प्रेम को भी दिखाता है कि प्रेम का एक्सट्रीम लेवल क्या हो सकता है। ये तीनों चीजें यहां पे दिखाई देती हैं। ये दक्षिण का महाकाव्य है शिल्पाधिकारम, जिसको लिखने वाले हैं इलंगो आदिगल। ये कोवलन, पूछा जाता है नायक कौन है, कोवलन है, कन्नगी उसकी वाइफ है, और माधवी क्या है, डांसर है, नर्तकी है। कोवलन कन्नगी की शादी होती है, जीवन बेहतर चलता है, लेकिन कोवलन ये भी दिखाता है कि व्यभिचार गलत कार्य का परिणाम क्या होता है, यहाँ ये भी दिखाता है। इसीलिए मर्यादाओं और नैतिकताओं को दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो मर्यादा और नैतिकता के खिलाफ जाता है तो सजा तो आपको मिलेगी। अब ये बात अलग है कि अभी सजा मिलेगी या कब मिलेगी, क्योंकि ये कैमरा ऊपर वाले का हमेशा चलता रहता है। इस चीज को अगर बैठा लीजिए तो जीवन में गलत काम करिएगा ही नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप 100% सही नहीं हैं तो प्रकृति भी आपके साथ सही व्यवहार नहीं करेगा। और याद रखिएगा, जब प्रकृति गलत व्यवहार करता है तो जैसा आप किए हो, जैसा कोवलन किए वैसा हुआ। लास्ट में देखिए गलत आरोप में फंसे और फंसने के बाद देखिए फांसी हो गई। वो बड़ा, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये नैतिक मूल्यों को भी दिखाता है, मर्यादा को भी दिखाता है, बेहतर प्रेम को भी दिखाता है। ये आपको अगर आप देखिए न्याय व्यवस्था कि राजा न्याय को लेके कितना शंकित है, कितना सेंसिटिव है न्याय को लेके कि न्याय गलत होना नहीं चाहिए, ये सब कुछ दिखाता है शिल्पाधिकारम में। तो अगर पूछा जाएगा तो ये बेहतर न्याय व्यवस्था की झलक देता है, कठोर न्याय व्यवस्था की झलक देता है, प्रेम की झलक देता है,
व्यभिचार और नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन को बताता है कि जब नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन होता है तो क्या होता है। इन सबको बताने वाला महाकाव्य है दक्षिण का शिल्पाधिकारम, जिसको लिखने वाले हैं इलंगो आदिगल। क्लियर। दूसरा है, इसीलिए कहते हैं कि देखिए, ट्रस्ट हमेशा जीवन में बनाए रखिए। अगर प्रेम करते हैं तो प्रेम को ईमानदारी से निभाइए, शादी करते हैं तो शादी को ईमानदारी से निभाइए, क्योंकि जिसका पारिवारिक जीवन खराब हुआ वो पीक पे पहुंच नहीं पाता। याद रखिएगा, घर का जो कला होता है, आंतरिक कला, वो व्यक्ति को आगे नहीं, अगर सफलता मिल भी जाए तो सफलता लंबे समय तक पच नहीं पाती। इसीलिए याद रखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कहते हैं ना, गृहस्थ आश्रम में धर्म अर्थ काम और मोक्ष कहा जाता है। तो इन चीज़ों को समझिए, इन चीज़ों को अपनाइए और पारिवारिक मूल्यों को, मर्यादाओं को, नैतिकताओं को बनाए रखते हुए आगे बढ़िए। तो वो जो सफलता आपको मिलेगी वो परमानेंट होगी, और उस सफलता से जब आप बूढ़ा होंगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ, हमने यार कुछ किया है इस जीवन में, मैंने कुछ बेहतर किया है। इसलिए इन मूल्यों को बनाए रखने, इन मूल्यों को दिखाने का काम करता है शिल्पाधिकारम, जिसके राइटर हैं इलंगो आदिगल। दूसरा है मणिमेखले। इसके राइटर हैं शीतले संतनार। शीतले संतनार। यह वही कहानी आगे बढ़ती है। माधवी को भी एहसास होता है, जो नर्तकी होती है, कि यार हमने बहुत गलत किया। अब माधवी बौद्ध बन जाती है, भिक्षुड़ी बन जाती है। इन दोनों से एक लड़की होती है, और उस लड़की के चक्कर में पड़ जाता है उदयन, राजा होता है, और लड़की अपने सतीत्व को बचा लेती है। इसी कहानी को दिखाता है मणिमेखले में शीतले संतनार, और ये भी महाकाव्य है। इसके बाद तीसरा है जीवक चिंतामणि। इसका राइटर है तिरुथक देवर। तिरुथक देवर। जीवक चिंतामणि इसका राइटर है तिरुथक देवर। ये एक ऐसे आदर्श राजा की है जो प्रेम करता है, युद्ध करता है और शांति, नायक को दिखाया गया है कि ये युद्ध, कई युद्ध जीतता है, हर युद्ध में एक शादी करता है, 8 रानियों को रखता है और खूब भोग विलास करता है। लेकिन एक समय बाद इसको भोग विलास से विरक्ति हो जाती है और संत जीवन को जीना चालू कर देता है। इसी जीवन के आदर्श को जीवक चिंतामणि में तिरुथक देवर ने दिखाने की कोशिश की है। तो ये महाकाव्य हैं, किताबें हैं फेमस, शिल्पाधिकारम, इलंगो आदिगल, मणिमेखले, शीतले संतनार, जीवक चिंतामणि, तिरुथक देवर, ये उन संगम साहित्य इत्थुत होके पतित पत्तू और पदिनेन किलकनकु से अलग है। ये तीनों याद रखिएगा, ये उन तीनों से अलग है। शिल्पाधिकारम, इलंगो आदिगल, ये पूछा जाता है, ये यूपीएससी यूपीपीसीएस में एक किताब देके पूछते हैं, ये आता ही आता है, और ये हर जगह आपको मिलेगा भी नहीं, इसलिए इसको बड़े कायदे से पढ़िएगा और बड़ा इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे चीजें समझ में आ जाए। तो मणिमेखले, शीतले सतनार, जीवक चिंतामणि, तिरुथक देवर, शिल्पाधिकारम, इलंगो आदिगल, ये इनकी की तीनों किताबें हैं। और ये आपका संगम साहित्य के विषय क्या रहे, इत्थुत होके, पतित पपत्तु और पदिनेन किलकनकु, ये तीनों रहे, और ये आपके ये रहे। इसके बाद एक बड़ी फेमस किताब है इनकी, तोल्कापियम, जो तमिल व्याकरण की किताब है, तोल्कापियर की तोल्कापियम। ये किताब है तोल्कापियर की, और यह किताब है तमिल व्याकरण की। तमिल व्याकरण की ये किताब है, और इसी में उत्तर के 8 प्रकार के विवाहों की जानकारी मिलती है। ये यूपी पीसीएस यूपीएससी में ही पूछा है, 8 प्रकार के विवाह की जानकारी मिलती है, 8 टाइप ऑफ मैरिज। 8 प्रकार के विवाह की जानकारी मिलती है इसी में, जो उत्तर का विवाह रहा तो पूछा जाएगा कि, और ये तमिल व्याकरण की किताब है,
और सेकेंड संगम में आपको बताया था कि ये तोल्काप्पियर जो है अध्यक्ष था और इसने किताब लिखी तोल्काप्पियम, और ये इस काल के 8 प्रकार के विवाह और तमिल व्याकरण की किताब की है जिसकी जानकारी देता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखो तो ये साहित्य हैं इस काल के फेमस, जिसके द्वारा इन काल की हमें जानकारी मिलती है। तो अगर आएगा कि संगम साहित्य क्या है, मेंस का क्वेश्चन आ जाएगा और इसकी व्याख्या करिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, संगम साहित्य क्या है, इसकी व्याख्या करिए। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, संगम क्या है? संगम साहित्य में तीनों किताबें बताएंगे, इथु थोके, पतित पट्टू, पदिनेन किलकंकु। फिर क्या बताएंगे आप, संगम साहित्य का विषय क्या है, अहम और पूरम। फिर बताएंगे कैसे जानकारी मिलती है, तो ये भूगोल की जानकारी देता है, राजनीति की जानकारी देता है, समाज की जानकारी देता है। ये है संगम साहित्य। इस क्वेश्चन के क्वेश्चन इसी प्रकार का आया हुआ है आईएएस में, तो अगर आता है तो आपको, क्योंकि ये मेंस का पार्ट है और देखा ये गया है कि संक्रमण काल का इतिहास ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये ट्रांजिशन फेज का इतिहास है, तो अगर ये आता है तो ये चीज़ें बताइएगा। किताबें मैंने आपको बता दी, शिल्पादिकारम, इलंगो वादिगल, मणिमेखले, शीतले संतनार, जीवक चिंतामणि, तिरुथक देवर, ये इनकी किताबें हैं। तोल्काप्पियर तमिल व्याकरण की किताब है और इसमें 8 प्रकार के विवाह की जानकारी मिलती है। ये कई बार पूछा गया है, यूपीएससी में भी, यूपी पीसीएस में भी। इसको दिमाग में रखिएगा कि 8 टाइप्स ऑफ मैरिज कहाँ मिलता है, इसी किताब में आपके तोल्काप्पियम में मिलता है, ये मैरिज के ये मिलता है। इसके बाद आता है मुद्दा हमारा, अगर हम राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 3 राजवंश मिलते हैं, एक चेर है, चोल है और पांड्य है। इनके अगर सिंबल की बात करें तो चेरों का सिंबल है धनुष, चोलों का सिंबल है बाघ और पांड्यों का सिंबल है मछली। एक मछली होती है कॉर्प, ये मछली इनका सिंबल है। अगर आता है, चेर का है धनुष, चोल का है बाघ और पांड्य का है मछली, ये इनका सिंबल है इस काल का। अब हम देखें चेर राज्यों के बारे में जानकारी लें। पहला वंश है चेर वंश, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इतिहास नहीं है। चेर वंश का जो पहला राजा मिलता है उदयनजेरल। उदयनजेरल पहला ज्ञात राजा जो मिलता है वो मिलता है उदयनजेरल। उदयनजेरल के बारे में कहते हैं कि यह महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले लोगों को भोजन कराया था। इसके बारे में एक जानकारी मिलती है, महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले का भोजन कराया था। महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले लोगों को भोजन कराया था और इसके पास एक बहुत बड़ी पाकशाला थी, बड़ा किचन था, एक बड़ी पाकशाला थी, जहां गरीबों को फ्री में भोजन कराता था। तो पहला बड़ा राजा हुआ उदयनजेरल, जिसके बारे में कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले लोगों को इसने भोजन कराया था। इसके बाद से एक बड़ी गरीबों को भोजन कराता था, बड़ी पाकशाला थी, किचन था जहाँ पे भोजन कराता था। इनका जो दूसरा राजा हुआ उदयनजेरल के बाद नेदुनजेरल,
इसके बारे में कहते हैं कि मालाबार तट पे किसी लोगों को इसने पराजित किया था। मालाबार के तट पे, मालाबार के तट पे यवन व्यापारियों को पराजित किया था। मालाबार के तट पे यवन व्यापारियों को पराजित किया, इनसे जुर्माना वसूल किया। नेदुनजेरल के बारे में याद रखिएगा कि मालाबार के तट पे यवन व्यापारियों को, स्थानीय यवन व्यापारी थे, कुछ गलती किए, इनको पराजित किया और इनसे जुर्माना वसूल किया। ये इमय वरम्बन की उपाधि धारण करता है। इमय वरम्बन, इमय वरम्बन की उपाधि धारण करता है। अर्थात हिमालय तक की विजय करने वाले को कहा जाता है। हिमालय तक की विजय करने वाला कहा जाता है इसको। हिमालय तक की विजय करने वाला कहा जाता है। इसको कहते हैं किसने हिमालय तक की विजय की थी। गंगा यमुना तक इसने राज चिन्ह स्थापित किया था। तो ये नेदुनजेरल था, इनका दूसरा शासक था। लेकिन जो सबसे फेमस शासक जो मिलता है वो था सेनगुट्टुवन। इनका जो तीसरा सबसे फेमस शासक था वो था सेनगुट्टुवन। सेनगुट्टुवन, इसको लाल चेर भी कहते थे। और कहते हैं इस काल के जो महान कवि हुए, पर्रड़, महान कवि पर्रड़ ने इसका उल्लेख किया है। इसने पत्नी पूजा की शुरुआत की। पत्नी संप्रदाय में पत्नी पूजा की शुरुआत की। चेर में अगर पूछा जाएगा तो ये ज्ञात राजनीतिक इतिहास है इनका। उदयनजेरल है, नेदुनजेरियल है और तीसरा है सेनगुट्टुवन। सेनगुट्टुवन के बारे में कहते हैं कि महान शासक था, लालचेर कहा जाता है इसको। पत्नी संप्रदाय की शुरुआत की इसने। और महान कवि जो वहाँ के पर्रड़ हुए दक्षिण के, इन्होंने इसका उल्लेख किया। इसके बाद चेरों के बारे में और कोई जानकारी नहीं मिलती और ये संघर्ष लगातार चलता रहा इनका आपस में। इसके बाद दूसरा जो राजवंश हुआ इनका वो था चोल। चोलों के बारे में कहा जाता है कि चोल बड़े फेमस रहे इस काल में। और चोलों का जो सबसे पहला प्रारंभिक ज्ञात शासक है, उत्तरी मंगलूर शुरुआत में राजधानी थी, बाद में उरयूर बनी इनकी राजधानी। इनका जो ज्ञात सबसे बड़ा शासक था जो शुरुआत का, इलारा प्रथम। इलारा, कहते हैं कि इलारा ने श्रीलंका की विजय की थी। इलारा सेकेंड ने श्रीलंका की विजय की थी। श्रीलंका, अब देखिए इसीलिए आप देखोगे कि जब भी श्रीलंका में तमिलियों को कुछ दिक्कत होता है तो तमिलनाडु में विधानसभा में हल्ला मच जाती है। और तमिलनाडु विधानसभा में, तमिलनाडु में बवाल। क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे तो एक चीज आपको यहाँ क्लियर कर लीजिएगा कि भारत का विवाद क्या है। आप देखो, ये है श्रीलंका, ये है चेर, ये है पांड्य, ये है चोल। अगर हम देखें तो चेर, चोल, पांड्य और श्रीलंका ये आपस में मिलते जुलते रहते थे, मार काट मचाए रहते थे, हमेशा लड़ते थे। और देखो उत्तर का कोई भी राजा उत्तर का इन पर कंट्रोल नहीं कर पाया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण को जीता जरूर, लेकिन प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं रखा। अगर आप देखो, जिन अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पे आक्रमण किया, जीता जरूर, प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं रखा। लेकिन जिसने दक्षिण को प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखने की कोशिश की, बर्बाद हो गया। चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो, चाहे औरंगजेब हो, ये लोग बर्बाद हो गए।
दक्षिण का यह क्षेत्र उत्तर के किसी भी राजा के अधीन नहीं रहा। तो ऐसे में अंग्रेजों ने हमें अचानक दे दिया। तो ये ज्यादा इमोशनली किससे है? श्रीलंका से। तमिल, ये जब यह श्रीलंका का राजा, आप आगे पढ़िएगा तो पांड्यों की सहायता करने आता था। जब चोल और पांड्यों के बीच युद्ध हुआ बेलूर का, जब पढ़िएगा तो वहां पे पांड्य राजा सहायता करने आता है। सॉरी, श्रीलंका का राजा पांड्यों की सहायता करता है। गठबंधन बनता है चोलों के खिलाफ, श्रीलंका के राजा का, पांड्यों का और चेरों का। कहने का मेरा मतलब यह है कि इमोशनली किससे जुड़े हुए हैं? इससे। तो ऐसे में जब भी यहाँ के तमिलियों को कोई दिक्कत होगा तो श्रीलंका में विवाद चालू हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन आता है, जब आईआर पढ़िएगा तो कहते हैं कि विदेश नीति आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित होती है। तो इंटरनल फैक्टर है ये, धर्म, जाति, रेस, इससे विदेश नीति। अगर तमिलियों को कोई भी दिक्कत होगा तो तमिलनाडु में विवाद होना चालू होना है, और जब तमिलनाडु में विवाद होगा तो खबर दिल्ली तक जाएगी। और आप देखो, राजीव गांधी, इसी मामले में राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री की हत्या भी हो गई। तो ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और विदेश नीति को बड़े बेहतर तरीके से प्रभावित करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इलारा दूती ने श्रीलंका की विजय की। इसके बाद इनका एक फेमस शासक हुआ करिकाल। ये सब पुहार कावेरी पट्टनम का संस्थापक भी है, स्थापना कराया। इसका संस्थापक है ये बंदरगाह का करिकाल। और इसके बाद इसके बारे में कहते हैं, ये संगीत के 7 स्वरों का ज्ञाता था। यह संगीत के 7 स्वरों का ज्ञाता था और इसने 2 युद्ध किए। इससे यहाँ के कैरेक्टर समझ में आएगा आपको कि इसने 2 युद्ध किए। किया वेन्नी का युद्ध, वेन्नी का युद्ध, जिसने कई राजाओं के समूह को पराजित किया। एक युद्ध किया वाहे परंदलाई का युद्ध, जिसमें 9 राजाओं के संघ को पराजित किया, 11 राजाओं के संघ को पराजित किया। मतलब ये 2 बड़े फेमस युद्ध किए और इन दोनों युद्ध को जीता। इसका इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? अगर हम बात करें तो इस पॉइंट को हम कैसे दिखाएंगे? इसका मतलब क्या था कि इस काल में युद्ध होते रहते थे, ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। 10-10 राजा संघ बना के, 11-11 राजा आपस में संघ बना के लड़ते रहते थे और इन युद्धों में ये जीता। 7 स्वरों का ज्ञाता था। तो करिकाल चोलों का अंतिम ज्ञात शासक है और इसके बाद चोल इतिहास नहीं मिलता, डार्क फेज में चला जाता है और फिर दोबारा चोल इतिहास हमारा चालू होता है। विजयालय जब स्थापना करता है, विजयालय 850 एडी में जब चोलों का इतिहास आता है और विजयालय, राजराज, राजेंद्र आता है, तब इसकी जानकारी हमें मिलती है और इसके बाद इनका डार्क फेज चला जाता है। तो चेर था, चोल था और दूसरा था पांड्य। पांड्य, पांड्यों का उल्लेख मेगास्थनीज ने भी किया है। मेगास्थनीज ने किया, यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। यह मेगास्थनीज ने इसका उल्लेख किया है, यह मोतियों के लिए बड़ा फेमस था, प्रसिद्ध माना जाता था। और इनमें जो अगर बात करें तो पलसाई मुंडकुडमी राजा हुए शुरुआत में, लेकिन जो मेन फेमस राजा हुआ, जो एक ही मिलता है ऐतिहासिक रूप से, वो था नेडुंजेलियन। जिसने तलया लंगनम का युद्ध जीता था। तलया लंगनम का युद्ध जीता था।
तलया लंगनम का युद्ध जीता था। और इसी के काल में शिल्पाधिकारम की घटना हुई थी। यही नेडुंजेलियन है जिसके काल में शिल्पाधिकारम की घटना हुई और फांसी दिया और बाद में मर गया। तो ये चेर और पांडे का राजनीतिक इतिहास है। इससे ज्यादा संक्रमण काल का इतिहास है कुछ नहीं मिलता कि चोलों ने, चेरों ने, पांड्या ये तीनों थे। और अगर देखें तो इस पूरे राजनीतिक इतिहास में तीन चीजें आपको दिखाई देंगी। आपस में संघर्ष होता रहता था, युद्ध होता रहता था, लड़ते रहते थे लोग। और ये विशेषता अभी की नहीं है, ये लगातार बनी रही। मतलब पूरे कल्चर में आप देखिएगा तो आपसी संघर्ष ये पूरा बना रहा। और ये दक्षिण की सबसे बड़ी विशेषता कह लीजिए ये बना रहा। ये आपस में लड़ते रहे, चाहे अभी चेर चोल पांड्य हो, चाहे आगे चालुक्य हो, पल्लव हो, राष्ट्रकूट हो, चोल हो, ये लड़ते रहे। आगे आइएगा तो विजयनगर बहमनी के रूप में लड़ते हुए मिलेंगे। तो ये दक्षिण का इतिहास रहा और ये हमेशा ये संघर्ष युद्ध का एक इतिहास बना रहा जो लास्ट तक बना रहा। अब प्रॉब्लम अगर हम आज के डेट में देखें तो उत्तर दक्षिण का सबसे बड़ा विवाद यही है कि ये कल्चर में अंतर हमें दिखाई देता है। क्योंकि हम यूपी, बिहार, गुजरात ये साथ में एक राजा के अधीन रहे होंगे, लेकिन ये कभी किसी बड़े राजा के अधीन नहीं रहा। और दक्षिण का भी कोई राजा उत्तर में बड़े लेवल तक रहा नहीं। राष्ट्रकूटों ने कोशिश की। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव पहला व्यक्ति राजा था जो उत्तर के बारे में त्रिपक्षीय संघर्ष में हस्तक्षेप किया, ध्रुव ने किया था। लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल नहीं कर पाया, केवल एक धावा मात्र, एक आक्रमण मात्र था। तो न दक्षिण का कोई व्यक्ति उत्तर पे कंट्रोल कर पाया, न उत्तर का कोई व्यक्ति दक्षिण पे कंट्रोल कर पाया। ये जो ब्रिटिश भारत हमें दिखाई देता है ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने इसको एक साथ किया और भारत को देके चले गए। इसीलिए देखिएगा आज भी कई प्रकार के विवाद, भाषा विवाद, प्रजाति विवाद, ये कई प्रकार के विवाद चलते रहते हैं। यही कारण है कि सबसे पहले यूपीएससी इतिहास पढ़ाता है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये विवाद कैसे हैं। यार 70 साल में हम एक होने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हम लगातार अलग अलग राज्यों के रूप में रहे। तो हमें समय, इसीलिए भारत सरकार के सामने आज भी सबसे बड़ा चैलेंज है कि राष्ट्रीय एकता को कैसे स्थापित की जाए। हाउ टू बिल्ड नेशनल यूनिटी आज भी सबसे बड़ा चैलेंज है। और जिसमें आप आईएएस बनने जा रहे हैं, अखिल भारतीय सेवा के, वो आईएएस का एक बड़ा रोल होता है। क्योंकि आईएएस एकमात्र ऐसी सेवा, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, मतलब ये तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो केंद्र और राज्य दोनों में काम करती हैं। और आप देखो तो आप उत्तर प्रदेश के हो, आपको तमिलनाडु का डर मिल गया, तमिलनाडु का के हो, उत्तर प्रदेश का डर मिल गया। तो आप क्या करेंगे? कल्चरल को बताने की, वहां पे रिप्रेजेंट करने की, कि लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। तो कहते हैं कि यूपी अखिल भारतीय सेवा का एक बड़ा काम है टू इस्टेब्लिश द नेशनल यूनिटी इन कंट्री, भारत में राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना। तो आपसी संघर्ष रहा, चेर चोल पांड्या इनका इतिहास रहा, आपस में लड़ना इनका वो संघर्ष बना रहा। ये इनका कल्चर में था। संगम साहित्य हमने बताया, पॉलिटिकल इतिहास बताया। अब इनके समाज को देखते हैं, इनका समाज कैसा था। सोसाइटी कैसी थी? अगर हम समाज की बात करें तो उत्तर का प्रभाव दक्षिण में भी दिखाई देता है। कई चीजों में अगर उत्तर के प्रभाव को देखें, समाज में सबसे पहला वर्ग अगर देखें तो असमानता थी, अनइक्वलिटी थी, अनइक्वलिटी दिखाई देती है। दूसरा अगर हम देखें तो आर्थिक विभेद भी दिखाई देता है। इकोनॉमिक जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी दिखाई देता है। अगर हम देखें तो समाज में जो सबसे बड़ा वर्ग है, अगर हम बात करें, समाज में सबसे बड़ा वर्ग है राजा, राज परिवार के लोग। इनकी समाज में सबसे उच्च स्थिति थी। ब्राह्मण ब्राह्मण भी राजा होते थे, ब्राह्मणों की स्थिति काफी उच्च थी।
राजा का कर्तव्य था ब्राह्मणों की रक्षा करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना। ब्राह्मणों की स्थिति काफी अच्छी थी। याद रखिएगा, ब्राह्मणों की स्थिति काफी अच्छी थी और ब्राह्मणों को काफी सम्मान दिया जाता था दरबार में, राज दरबार में। कई प्रकार के बड़े पदों पे भी काम करते थे। मतलब ब्राह्मणों का ओवरऑल देखा जाए तो इस समाज में ब्राह्मणों की स्थिति काफी अच्छी थी। मतलब एक तरीके से उत्तर का प्रभाव दिखाई देता है और ब्राह्मणों की स्थिति यहाँ पे काफी अच्छी थी। समाज का दूसरा वर्ग है वेल्लार। समाज का दूसरा वर्ग है वेल्लार। वेल्लार में दो होते थे, एक धनी वेल्लार, एक निर्धन वेल्लार। जो धनी वेल्लार होते थे, उच्च किसान, इनको वेल्लार वर्ग मतलब किसान वर्ग। हम उत्तर से देखें तो एक किसान वर्ग था। धनी वेल्लार मतलब जिसकी अपनी भूमि हो, ये बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पे बैठते थे, शादी विवाह राज परिवारों से इनका होता था, तो यह वर्ग संपन्न वर्ग था। धनी वेल्लार वर्ग मतलब जिनके पास अपनी भूमि होती थी, जो उच्च किसान थे, बड़े बड़े किसान थे, जिनके पास अपनी जमीनें थी, इनका समाज में काफी बेहतर कंडीशन था। इनको बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया जाता था। इनको राज परिवार में वैवाहिक संबंध इनका होता था, तो ये इनकी स्थिति काफी अच्छी थी। लेकिन जो निर्धन वेल्लार थे, इनकी स्थिति काफी खराब थी। इनकी स्थिति एक तरीके से हम बात करें तो नॉर्मली थी, मजदूरी के रूप में काम करना, दूसरे के यहाँ काम करना, तो इनमें भी असमानता दिखाई देती है। तो ब्राह्मण थे, वेल्लार थे समाज में। तीसरा वर्ग था, अगर हम बात करें, वेनिगर। वेनिगर ये व्यापारी वर्ग होते थे। वेनिगर कौन थे? व्यापारी वर्ग होते थे। जो व्यापार का काम करते थे उनको वेनिगर कहा जाता था। यह वर्ग जो था, ये इनकी भी स्थिति अच्छी नहीं थी। पैसे वाले जरूर थे लेकिन इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ये पैसे वाले जरूर होते थे लेकिन इनकी भी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो आप देखो तो उत्तर का जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का प्रभाव यहां दिखाई देता है। उत्तर का प्रभाव दिखाई देता है। किसान थे, व्यापारी वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग था, राजा राज परिवार के लोग होते थे। इसके अलावा समाज में अलग अलग वर्ग और भी थे। जैसे एक वर्ग था पुलायन। एक वर्ग था पुलयन, जो रस्सी बुनकर चारपाई बुनने का काम करता था। बुनकर वर्ग था, रस्सी और चारपाई बुनने का काम करता था। पुलयन ये रस्सी और चारपाई बुनने का काम करता था। दूसरा एक वर्ग था मलवर। जो डकैती करता था, लूट मार करता था और लूट मार करता था। यह वर्ग क्या करता था? मलवर क्या था? ये लूट मार करना, डकैती करना। ये पढ़ा लिखा वर्ग नहीं था। जो मिला भाई, भोजन तो करना है ना यार, तो कुछ न कुछ तो उपाय, ये भी एक पेशा है। लूट मार करना भी जिसे जो प्रोफेशन होता है, तो ये लोग ये काम करते थे। इसके अलावा एनियर था, एक वर्ग एनियर। ये शिकारी वर्ग था, शिकार करता था। शिकारी वर्ग था, ये शिकार करता था। एनियर जो होता था ये शिकारी वर्ग था, शिकार करना ये सब काम करता था। पुलयन रस्सी बुनने का काम करता था। मलवर डकैती के काम करते थे। एक मरवा जनजाति होती थी जो पशुओं की चोरी करती थी। मरवा जाति जो पशुओं की चोरी करते थे। मरवा जाति थी, ये पशुओं की चोरी करती थी, ये पूछा गया है। तो ये समाज में अलग अलग जातियां थी, अलग अलग वर्ग थी। और अब देखो तो सबकी स्थिति अच्छी नहीं है।
ऐसा नहीं है कि सभी अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी समाज में विद्रोह नहीं होता था। लोग अपनी स्थिति के खिलाफ जाके विद्रोह नहीं करते थे। ये घटनाएं दिखा, मतलब सभी लोग अपने लाइफ से जो चल रहा चलने देते थे, तो चाहे जैसे संतुष्ट रहे हों, लेकिन विद्रोह की भावनाएं नहीं दिखाई देती थी। और समाज में असमानता था, समाज में एक अलग अलग वर्ग थे, और इकोनॉमिक कंडीशन देखा जाए तो कुछ की स्थिति बहुत ही खराब थी, फिर भी समाज में कोई ऐसा विभेद भेद मतलब संघर्ष की भावना दिखाई नहीं देती। तो ये अगर हम देखें तो समाज में विभाजन था। जो अब देखें तो ब्राह्मण कह लें, व्यापारी वर्ग कह लें, शूद्र वर्ग कह लें, जो हमें उत्तर का प्रभाव दक्षिण में इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ब्राह्मणों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सम्मान दिया जाता था इस समाज में। ब्राह्मण हत्या का बहुत बड़ा दोष था, राजा का कर्तव्य था ब्राह्मणों की रक्षा करो, तो ब्राह्मण का सम्मान था। वेलार में दो वर्ग थे, उच्च वेलार और गरीब वेलार। जो उच्च वेलार थे वो राज मतलब धनी किसान जिनके पास बड़ी बड़ी भूमि थी, वो एक तरीके से राज परिवार में शादी विवाह करना, प्रशासनिक पद प्राप्त करना इनको मिलता था। बेनिगर व्यापारी वर्ग था, जो व्यापार के काम करते थे। इनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, सामाजिक स्थिति देखा जाए तो। और इसके बाद अगर आप बात करो तो मलवर थे, जो डकैती का काम करते थे। पुलैयन रस्सी बुनने का काम करते थे। एनियर शिकारी वर्ग का काम करता था। इसके अलावा मरवा एक जाति थी जो पशुओं की चोरी करती थी। इसके अलावा देखो इस समाज की एक खूबसूरती देखो यहाँ पे, सैनिकों का बड़ा सम्मान था। जब युद्ध कल्चर में रहेगा, सैनिकों के जो सैनिक वीर गति प्राप्त करते थे, युद्ध में मारे गए सैनिकों का बड़ा सम्मान किया जाता था। इनकी स्टेचू बनाई जाती थी। युद्ध में मारे गए सैनिकों का बड़ा सम्मान किया जाता था, इनका मूर्ति बनाई जाती थी। और सैनिकों के कप्तानों को एनआरडी की उपाधि देते थे। कप्तानों को एनआरडी की उपाधि देते थे। सैनिकों के कप्तानों को क्या देते थे? एनआरडी की उपाधि देते थे। और युद्ध में मारना, मतलब युद्ध में मारना सौभाग्य की बात थी। इतना मतलब से इस कल्चर में युद्ध का मतलब, युद्ध में मरे तो आपकी मूर्ति लगाई जाएगी, स्टेचू बनेगा और सम्मान किया जाएगा। मतलब युद्ध में मरना एक सौभाग्य की बात मानते थे लोग। ये इस समाज की उपलब्धि थी। उस सैनिक के सेना के कप्तानों को एनआरडी की उपाधि देते थे। तो अब सोचिए, मैंने पहले ही बताया पहले लाइन में कि इस कल्चर में युद्ध का बड़ा महत्व था। और ये चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं, समाज में दिखाई देता है। सैनिकों का सम्मान था, जो सेना में जो युद्ध में मर गए उनका काफी इज्जत की जाती थी, उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी। सैनिकों के कप्तानों को एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। तो ये भी एक बड़ा वर्ग था जो आपको समाज में दिखाई देगा यहाँ पे। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आप क्लास के साथ जुड़े हैं, इन चीजों पे पूरा ध्यान दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जरूर करें। क्योंकि अगर आप जुड़े रहोगे तो यार इजिली चीजें आपको मिलेंगी। और यकीन मानिए, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, यूपीएससी दीजिए, यूपी पीसीएस दीजिए, अगर आप पूरी क्लास देखे हैं तो अगर आपको नहीं आता, जो टेस्ट चालू होगा उनको दीजिए। अगर आपको नहीं आता तो ये मानिए किसी को नहीं आता, वो मेरिट में डिसाइड नहीं होगा। तो ये काम जरूर करिए। तो ये था समाज। अगर समाज में महिलाओं की स्थिति की हम बात करें, कंडीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की स्थिति ओवरऑल अच्छी थी। अगर हम बात करें तो महिलाओं की स्थिति ओवरऑल अच्छी थी। कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी काफी होती थी, जैसे आप ओवाइआर मिली हैं, एक महिला हैं जो पढ़ी लिखी हैं। नचेलियर हैं, ये उस काल की पढ़ी लिखी महिलाएं थी। ओवरऑल महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं में एक नर्तकी गणिका वर्ग भी होता था, एक तरीके से पढ़ना लिखना पढ़ाई लिखाई करती थी, काफी स्थिति ठीक ठाक थी इनकी महिलाओं की। अगर हम बात करें तो विधवा की स्थिति उतनी, विधवा महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिखाई देती। जो महिला विधवा हो गई उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिखाई देती, कठोर जीवन जीना पड़ता था, लेकिन ओवरऑल महिलाओं की स्थिति ठीक थी। अगर इनके हम खान पान की बात करें तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे।
शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चावल इनकी संस्कृति का मुख्य अंग था। चावल के कई कई व्यंजन बनते थे। इनके कल्चर में चावल का बड़ा महत्व था। आज भी देखिए दक्षिण में रहिए, चावल का बड़ा महत्व आपको दिखेगा। तो चावल का बड़ा महत्व था। वेजिटेरियन भी थे, नॉन वेजिटेरियन भी थे ये लोग। इसके अलावा अगर हम देखें तो मनोरंजन में पशु दौड़, पासा खेलना, ये सब था, मनोरंजन था इनका। अगर हम देखें समाधि, मरने के बाद क्या प्रथाएं थी, तो दोनों प्रथाएं दिखाई देती हैं। अग्निदाह भी दिखाई देता है। अग्निदाह भी था, मतलब अग्नि में जलाया जाता था। और समाधि भी, ये दोनों परंपराएं दिखाई देती हैं। मतलब दफनाने की परंपरा भी दिखाई देती है और अग्निदाह भी दिखाई देता है। इसका मतलब क्या था कि समाज एक समान नहीं था। समाज में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज रहे होंगे, अलग अलग प्रकार के लोग रहे होंगे, लोगों के अलग अलग प्रकार की चीज़ें रही होंगी। तो ये समाज में ये चीज़ें थी। मतलब अगर आप बात करोगे तो एक समान, एक प्रकार का समाज यहाँ पे नहीं था, एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। इसका मतलब क्या था कि व्यापारी वर्ग रहा होगा, व्यवसायिक अलग अलग प्रकार के लोग रहते होंगे, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये था इनका समाज। तो समाज में असमानता थी, सबकी स्थिति एक समान नहीं थी। फिर भी समाज में विद्रोह की भावना नहीं दिखाई देती, एक संतुष्टि दिखाई देती है समाज में। ये चीजें यहां पे दिखाई देती हैं। अगर हम देखें इनके धर्म की बात करें, अगर हम रिलीजन देखें इनका, तो संगम काल में उत्तर का, चूंकि अगस्त ऋषि को माना जाता है कि उत्तर से दक्षिण गए और परंपराओं को लेके गए। अगस्त, अगर हम देखें तो दक्षिण में वैदिक धर्म भी दिखाई देता है, बौद्ध धर्म भी दिखाई देता है, जैन धर्म भी दिखाई देता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों दिखाई देता है। अगर हम बात करें तो इनके मेन देवता जो थे वो थे मरुगन। इनके जो मेन देवता मिलते हैं वो मिलते हैं मरुगन, जिसकी तुलना हम वर्तमान में उत्तर के स्कंद कार्तिकेय से करते हैं। स्कंद कार्तिकेय से करते हैं इनकी। हम अगर मरुगन की हम तुलना करते हैं तो भगवान शंकर के जो लड़के हैं कार्तिकेय, उनसे की जाती है। और बेलन इनका, वर्षा इनका अस्त्र था। मेन देवता यही माना जाता है, बेलन या वर्षा। अब देखोगे बेलन लेके जो आज भी साउथ में देख काटने के लिए लेके दौड़ते हैं, तो बेलन इनका मेन अस्त्र था। और मरुगन थे, दक्षिण के मेन देवता यही है मरुगन। इनकी तुलना हम उत्तर के स्कंद कार्तिकेय से करते हैं। तो दक्षिण के मेन देवता मरुगन थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, मरियम्मा मिलती हैं। ये देवी थी, शीतला माता कहा जाता है, चेचक की देवी थी। चेचक, आप देखो अभी भी उत्तर में, देखिए परंपराएं में, उत्तर में भी जब चेचक होता है तो लोग देवी की पूजा करते हैं और घर में तेल ओल का वो नहीं करते और देवी की पूजा करते हैं। तो परंपरा यहाँ भी दिखाई देती है। मरियम्मा थी वो। एक महिला, ये देवी है एलेम्मा, ये सीमा की देवी है। सीमा पे बाउंड्री, मतलब जो एरिया होता था, तटी, मतलब जो क्षेत्र की देवी थी, सीमा की देवी थी एलेम्मा। तो ये यहाँ के देवता मिलते हैं। शिव और विष्णु की पूजा की जाती थी यहाँ पे। पुहार के वार्षिक उत्सव में, लिख लीजिएगा ये पॉइंट, पुहार के, कावेरी पट्टनम, पुहार में वार्षिक उत्सव मनाया जाता था। पुहार के इंद्र की पूजा की जाती थी। पुहार के वार्षिक उत्सव में लोग इंद्र की पूजा करते थे। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये इंद्र की पूजा करते थे। पुहार के वार्षिक उत्सव में मरियम्मा की पूजा करते थे लोग, एलेम्मा की पूजा करते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो आपको धर्म, वैदिक धर्म पुनः स्थापित हो रहा था, यज्ञ चल रहे थे, वैदिक धर्म के परंपराएं, कर्मकांड, ये सब कर्मकांड, यज्ञ, ये सब यहाँ पे दिखाई देता है। तुलसी पूजा दिखाई देता है। विष्णु को जो चढ़ाते थे, तुलसी पूजा दिखाई देता है यहाँ पे।
तुलसी की पूजा होती थी। इसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी प्रभाव दिखता है यहाँ पे। आपको याद होगा मैंने बताया था सातवाहनों ने, याद होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये लोग अद्वितीय ब्राह्मण एक ब्राह्मण कहते थे, पिछली वीडियो में आप देखिएगा। और मैंने ये भी कहा था कि इन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया, चैत्य और बिहार ये सब स्तूप बने, तो बुद्धिज्म का भी प्रभाव यहाँ पे दिखाई देता है। और जैन धर्म का आप देखोगे तो हमने बताया था मौर्य काल में कि भद्रबाहु ये दक्षिण जाता है, और दक्षिण में जाता है, और कर्नाटक में आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना के द्वारा अपने जीवन को त्यागता है। तो इन लोग के द्वारा जैन धर्म भी दक्षिण में पहुंच चुका था। तो जैन भी था, बुद्धिज्म भी था और वैदिक धर्म भी था। ये तीनों चीजें बहुत यहाँ पे संगम काल में हमें दिखाई देती है। तो उत्तर दक्षिण का समन्वय, उत्तर का प्रभाव यहाँ पे हमें दिखाई देता है। अब अगर हम व्यापार वाणिज्य की बात करें, व्यापार वाणिज्य या ऐसे हम ऐसे लिखें अगर अर्थव्यवस्था की बात करें अगर हम, तो अर्थव्यवस्था में मैंने कहा कि प्राथमिक क्षेत्र था, अर्थात कृषि पशुपालन था। कृषि और पशुपालन था, ये चीजें होती थी अगर हम इनकी बात करें। दूसरा देखें तो उद्योग भी था, उद्योग में कपड़ा उद्योग, हाथी दांत का, ये सब चीजें होती थी। मतलब इंडस्ट्री भी था, क्षेत्रीय छोटे छोटे कैसे हाथी दांत हो गया, कपड़ा उद्योग, मसालों का, ये सब चल रहा था यहाँ पे। व्यापार भी होता था, व्यापार भी था, व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों था। व्यापार आपके आंतरिक और बाह्य दोनों होते थे। अगर हम व्यापार की बात करें तो पेरिप्लस ऑफ दी एथियंस, मैंने लेटर मौर्य में भी एक किताब बताई थी, पेरिप्लस ऑफ दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, इसके द्वारा भी इस काल के व्यापार की हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें देखें तो आपको इसी समय मैंने बताया था हिप्पोलस, हिप्पोलस ने मानसून रूट की खोज की। हिप्पोलस ने इसी समय मानसून रूट की खोज की थी, जिससे भी व्यापार को बढ़ावा मिला। इसके अलावा इनका व्यापार देखिए तो मध्य एशिया, यूरोप, मिस्र, इन सबसे इनका व्यापार था। व्यापार में मसालों, कपड़े, मसाले इनका निर्यात करते थे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि काली मिर्च का बड़ा डिमांड था, काली मिर्च को यवनप्री कहते थे। यवनों की बस्तियां मिलती है, विदेशी आके यहाँ व्यापार करते थे। अरिकामेडू, अरिकामेडू अगर हम बात करें तो यहाँ विदेशी लोग आके रहते थे, अरिकामेडू में मिला है, यहाँ पे ये लोग रहते थे, व्यापार करते थे, इनके व्यापार की यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विदेशी व्यापार था, बंदरगाह व्यापार करते थे लोग, व्यापार भी इनके फेवर में था। तो एक प्रकार से संगमकालीन समाज में व्यापार, उद्योग, कृषि, पशुपालन था ही, ये चीज़ें थी। राजनीतिक इतिहास भी इनका दिखाई देता है। अगर प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें तो बहुत कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ परंपराएं दिखाई देती हैं। पहला तो राजतंत्र था, वंशानुगत राजतंत्र दिखाई देता है हमें।
कई कई पे अब देखोगे तो संयुक्त शासन की भी परंपरा दिखाई देती है, दो लोग मिल के शासन कर रहे हैं। युवराज को भी शासन में भागीदार बना लिया जाता था, राजा ही सभी उसका केंद्र होता था, सहायता करने के लिए अधिकारी होते थे, जिसमें ब्राह्मणों का काफी महत्व था, वेलार वर्ग का काफी महत्व जो मैंने आपको बताया। न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था कठोर था। अगर हम न्याय की बात करें, न्याय व्यवस्था कठोर था। मृत्युदंड, शारीरिक दंड, जुर्माना, ये सब सजा में दिया जाता था, होते थे। आपको याद होगा मैंने बताया था नेडुंजेलियन, व्यभिचार और चोरी बड़ा अपराध माना जाता था। अगर आप व्यभिचार करते हो या चोरी करते हो, बड़ा अपराध था, मृत्युदंड दिए जाते थे। और एग्जाम्पल देखिए शिल्पाधिकारम की जो घटना हुई है, जिसमें कोवलन को चोरी के इल्जाम में फांसी दे दी जाती है। तो ये दंड व्यवस्था कठोर थी, मृत्युदंड भी दिए जाते थे, शारीरिक यातनाएं भी की जाती थी, साक्ष्य लिए जाते थे। ये परंपराएं यहाँ पे दिखाई देती है। कर व्यवस्था बात करें तो भूमि कर और व्यापारी कर में भूमि कर लगभग 1/6 था, ये लेते थे लोग। भूमि कर के माप होती थी, ये 1/6 के रूप में माना जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संगम कालीन समाज में ये चीजें दिखाई देती हैं। अब हमारे यहाँ दो क्वेश्चन आता है, संगम साहित्य का प्रभाव कैसे आज से तुलना करेंगे। अब थोड़ा सा मेंस के व्यू से आते हैं। ये हमने बताया संगम साहित्य का प्रभाव अगर आप देखें तो इससे दक्षिण की संस्कृति हमें दिखाई देती है। तो अगर हम दक्षिण की संस्कृति की विशेषता की करें, बात करें कि दक्षिण की संस्कृति की संगम साहित्य द्वारा विशेषता बताइए, ये आ जाए तो क्या बताइएगा। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि संगमकालीन समाज की या दक्षिण की संस्कृति की मेन विशेषताएं क्या रही हैं, तो आप देखोगे कि संस्कृति की मेन व्यवस्था रही कि इनमें राजाओं में एकता का अभाव रहा, आपस में युद्ध होते रहे, संघर्ष होते रहे और समाज में भी विभाजन दिखाई देता है। हमने बताया कि भले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसा रूप जो चार वर्ण दिखाई नहीं देता, देखिए इनडायरेक्टली तो उसका प्रभाव दिखता है। ब्राह्मणों को देखिए, ब्राह्मण दिखते हैं, व्यापारी वर्ग दिखते हैं, किसान वर्ग दिखते हैं, किसान में धनी किसान, गरीब किसान दिखते हैं। ये वर्ग अलग अलग रूप में दिखता है। धर्म का प्रभाव देखिए तो शिव, विष्णु, मरुगन ये देवता के रूप में दिखाई देने लगे। आगे आगे अगर आप देखोगे तो इसका प्रभाव अगर धर्म में हम देखें तो आगे हमें दिखता है शैव और वैष्णव धर्म का विकास तेजी से होता है दक्षिण में। शैव और वैष्णव धर्म का तेजी से विकास होता है। तेजी से विकास होता है। और जब शैव और वैष्णव धर्म का तेजी से विकास होता है तो आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए, तो एक आंदोलन दक्षिण में चलेगा। जब हम 600-700 एडी के आगे आएंगे तो एक आंदोलन चलता है अलवर और नैनार का। अलवर और नैनार। अलवर वैष्णव धर्म से जुड़े हैं और नैनार शैव धर्म से जुड़े हैं। अलवर जो है वैष्णव धर्म से जुड़े हुए हैं और नैनार शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। और आप देखोगे तो यह भक्ति आंदोलन का, अब ये कहोगे ये आंदोलन क्यों चीजें चालू हुई, तो एक चीज समझिएगा। देखिए समाज को कैसे इनको जोड़ा जाता है। अगर ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, समाज में विभाजन है, तो जो निचला वर्ग है जिनको बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा है, वो एक बार विद्रोह कर सकता है। तो उनको कैसे भगवान से जोड़ा जाए, तो इसके लिए लाया गया भक्ति का कॉन्सेप्ट। कहते हैं यहीं पे थोड़ा सा जान लीजिएगा कि मोक्ष जो होता है, गीता कहता है कि मोक्ष 3 तरीके से मिलता है। या तो ज्ञान मार्ग, 3 ही मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। यह 3 मार्ग ही है। या तो ज्ञान से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जो सबके लिए संभव नहीं है। ये ज्ञान शंकराचार्य सब बन नहीं सकते, तो ये ज्ञान मार्ग से मोक्ष नहीं मिलेगा। रही बात कर्म मार्ग, कर्म निष्काम कर्म कोई करता ही नहीं सामान्य आदमी।
कर्म पहले नहीं किया, लक्ष्य और लाभ हानि की बात पहले करना लगता है। तो ये भी सबके बस की बात नहीं है, सामान्य आदमी की बात की नहीं है। तो भगवत गीता कहता है कि भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जहां आप भगवान का नाम लेके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के सामने सरेंडर करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, यहाँ किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं है, यहाँ किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। तो आप किसी भी वर्ग में हो, आप क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वेनिगर हो, पुलैयन हो, मलवर हो, डकैत हो, आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान को सरेंडर करिए, आपको मोक्ष मिल जाएगा। और इसके कई एग्जाम्पल दिए गए कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो डकैत रहे, ये लोग भी मोक्ष प्राप्त कर लिए, भगवान का नाम लेके भगवान को प्राप्त कर लिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि इसने क्या किया, भक्ति आंदोलन ने आगे अलवर और नैनार क्या है, इन्हीं चीज़ों को, वैष्णव और शैव के महत्व को गांव गांव तक पहुंचाएंगे। और एक तरीके से कहा जाए तो जाति समानता को लाने की कोशिश करेंगे, जो धर्म के आधार पे जातियों में भेदभाव किया जाता है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से इनको ये प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये मुद्दा रहा जो धर्म में आपको दिखाई देगा, अर्थात वैदिक धर्म का प्रभाव यहाँ दिखाई देता है। अगर आप वर्तमान में देखा जाए, समाज में संघर्ष, विवाद दिखाई देता है, इस समाज में विवाद की दिखाई देता है, अगर आप देखो तो आपसी संघर्ष दिखाई देता है। और इसके बाद देखिए तो समाज में, इस संस्कृति में देखिए तो कई प्रकार के लोग दिखते हैं, इनके रीति रिवाज अलग अलग दिखाई देते हैं। ये पूरा का पूरा संगम समाज रहा, संगम की पूरी ये रही। अब एक बार मैं ओवरऑल आपको बता दूं, फिर से पूरा एक बार रिकॉल करा दूं कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या आपको बताया। संगम काल चेर चोल पांडे का इतिहास है। केरला तमिलनाडु का ये पूरा वर्तमान का एरिया है। केरला वाले एरिया में चेर होंगे और तमिलनाडु के नीचे वाला एरिया पांड्यों का है, ऊपर चोलों का एरिया है। यह अशोक भी कहता है कि हमारे पड़ोसी राज्य थे, मतलब मौर्य काल में भी ये लोग नहीं थे मौर्यों के अधीन, ये फ्री रहे। इनका इतिहास हम देखते हैं तो संगम साहित्य से इनकी जानकारी मिलती है। संगम क्या है तो मैंने बताया, असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स, तमिल कवियों के सम्मेलन को संगम कहते हैं। 3 संगम ऑर्गेनाइज्ड हुए। पहला मदुरा में हुआ। तीनों संगम पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। अगर पूछा जाए किसके संरक्षण में हुआ तो पांड्य राजाओं ने संरक्षण किया। कई सौ काल क्लियर नहीं होता इनका। कहा जाता है कि पहला संगम मदुरा में हुआ। ऋषि अगस्त थे अध्यक्ष। अगस्त ही उत्तर की सभ्यता को दक्षिण ले गए, अगस्त ऋषि को। और दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ। अध्यक्ष था तोल्कापियर। संस्थापक अध्यक्ष हैं अगस्त ऋषि। और यहीं पे तोल्कापियम एक किताब है जो तमिल व्याकरण की किताब है, और इसमें 8 प्रकार के उत्तर के विवाह की जानकारी मिलती है। यही विवाह का नाम आया तो थोड़ा सा जान लीजिए। प्रेम विवाह होते थे उसको पंचतीर्णय कहते थे। प्रेम विवाह को यहीं पे जान लीजिए, विवाह कोई क्योंकि विवाह से हर आदमी आकर्षित होता है, जीवन का एक बड़ा पार्ट है विवाह। तो विवाह, प्रेम विवाह, विवाह 8 प्रकार के मिलते हैं साउथ में। तोल्कापियर से ने लिखा जो किताब, उसमें 8 प्रकार के विवाह मिलते हैं। कहते हैं कि जो विवाह किया वो भी परेशान है, जो विवाह न किया वो भी परेशान है। इसलिए जब परेशान ही रहना है तो विवाह करके परेशान रहा जाए। ये तो कशिश न रहे कि हमें लड्डू मिला नहीं। इसलिए कहा जाता है कि ये संस्कार है। और आज एक चलन चलाइए कि विवाह 25-26 साल की एज में कर लीजिए। जीवन को बेहतर जीना है, क्योंकि ये भी एक संस्कार है और पारिवारिक जीवन के संस्कार हैं। जीवन चलता, देखिए किसी भी कार से जीवन को मत रोकिए। ये दिखाता है, क्योंकि अगर आप मान लो 40 साल में शादी करोगे तो 60 साल में लड़का होगा 16 साल का, तो जिन मरते समय ये चिंता रहेगा कि लड़के का यार कुछ हम किए ही नहीं। तो जो एज बनी है, ये भी एक नया ट्रेंड आ रहा है। इस ट्रेंड को समझिएगा कि विवाह आज बड़ा खतरा है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में विवाह पे ही लोग लिव इन में रह रहे हैं, अलग अलग तरीके से रह रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, भारतीय कल्चर का एक बड़ा 16 संस्कार में एक संस्कार है विवाह। और अगर पारिवारिक मर्यादाओं को नहीं मानेगा तो वही होगा कि फ्रस्ट्रेशन इतना पीक पे रहेगा कि आएगा आदमी, जैसे अमेरिका में 10 लोगों को भूना और अपने भी मार के चला गया। फ्रस्ट्रेशन का पीक होगा। तो याद रखिएगा, ये जो विवाह है दक्षिण भारत में, विवाह मतलब सोचिए कि जो प्राचीन काल से संस्कारों में चला आ रहा है, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, जो बना रहा, आज वो खतरे में पड़ गया है ग्लोबलाइजेशन के दौर में।
तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, इसको और मजबूत करें। क्यों कि विवाह दो व्यक्तियों का नहीं होता, दो समाज का मिलन होता है, दो परिवार का मिलन होता है। और आप देखो प्राचीन काल से चाहे बिंबिसार हो, चाहे अजातशत्रु हो, चाहे समुद्रगुप्त हो, चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय हो, सभी ने इसको महत्व दिया। और ये हमारी परंपरा है जिसको हमें महत्व दे। हम एक तरफ तो ये बात नहीं इसको, इस परंपरा को मजबूत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ भी विवाह के 8 प्रकार मिलते हैं। और प्रेम विवाह होता था, इसको पंचतीर्णय कहते थे। प्रेम विवाह को पंचतीर्णय कहते थे। जो प्रेम विवाह होता था उसको इस काल में पंचतीर्णय कहते थे। दोनों विवाह था, माता पिता की मर्जी से जो विवाह हो रहा हो कारपू कहलाता था, और जो माता पिता की मर्जी से नहीं होता था कलाऊ कहलाता था। मतलब दोनों प्रकार के विवाह होते थे, दोनों चीजें चलती थी। तो विवाह भी इस समाज में प्रचलन में था। और प्रेम विवाह होता था, इसका मतलब अंतरजातीय विवाह भी रहे होंगे। ये भी चीजें यहाँ पे समाज में दिखाई देती है। तो आते हैं मुद्दे पे। हमने बताया कि संगम साहित्य में 3 संगम हुए। मदुरा में हुआ, दूसरा कपाटपुरम में हुआ, तीसरा आपका मदुरा में हुआ। और तीनों संगम में के बाद जो संगम साहित्य आया, संगम साहित्य की 3 किताबें ज्ञात मिलती हैं 3 भागों में। पतित पपट्टू जो 8 कविताओं का संग्रह है, इथु थोके जो 10 का है, सॉरी वो 10 का है या 8 का है। पपट्टू 10 कविताओं का संग्रह है, इथु थोके 8 कविताओं का संग्रह है। और पदिनेन किलकनकु 18 का है, जिसमें संगमकालीन राजाओं के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, नैतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। संगम साहित्य के विषय क्या है? अहुम और पुरम, युद्ध और प्रेम, इसको बताइएगा। संगम साहित्य भौगोलिक विभाजन को बताता है, जिसमें कुरुंजी पर्वतीय भूमि, नैथल समुद्र तटीय भूमि, मरुदम उपजाऊ भूमि, मूल्य चारागाह भूमि, पल्लय शुष्क लैंड था। इसके बाद हमने बताया कि इनके कुछ महाकाव्य मिलते हैं, जैसे शिल्पाधिकारम इलंगो वादिकल की है, कोवलम कन्नगी की प्रेम कहानी है, मणि मेखले शीतले संतनार की है, और जीवक चिंतामणि तिरुथक देवा, जिसमें एक आदर्श नायक को दिखाया गया है जो भोग विलास करने के बाद इनसे अलग त्याग देता है, विरक्ति पे चला जाता है। तो ये तीनों किताबें हैं। तोल्कापियम बताया ही मैंने। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 राजवंशों की जानकारी मिलती है, चोल चेर पांड्य। तीनों का सिंबल है, पांड्य का मछली है, चेर का आपका धनुष है, और चोल का आपका सिंह है, बाघ। चेरों में 2 राजा उदयन जेरल है, जिसके बारे में कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में लोगों को भोजन कराया था इसने। इसके बारे में कहते हैं कि बहुत बड़ी इसके पास भोजनालय था जहाँ पे गरीबों को खाना खिलाता था। नेदुन जेरल के बारे में कहते हैं कि हिमालय तक जीता, किसको जीता? हिमालय तक की विजय करने वाला मैं वरम्बन की उपाधि धारण करता है ये। इसकी यवन व्यापारियों को पराजित करके उनसे जुर्माना वसूल किया मालाबार तट पे। और सेनगुट्टुवन को लालचेर कहते हैं, जिसका उल्लेख महाकवि पर्लर ने भी किया है। इसके बाद हमने आपको बताया चोल के बाद पांड्य बताया। पांड्य में मैंने कहा कि मगसनीज ने भी इसका वर्णन किया है। और नेदुन जेलियन इनका एक फेमस शासक हुआ। तलया लंगनम का युद्ध हुआ इसके काल में, और शिल्पाधिकारम की त्रासदी भी इसी के काल में हुई। चोलों में करिकाल के बारे में मैंने बताया आपको, करिकाल स्वरों का ज्ञाता था। वेरनी का युद्ध हुआ इसके काल में, वह 11 राजाओं को पराजित करता है। वाहे परंदलाई का युद्ध हुआ जिसमें 9 राजाओं को पराजित करता है। संगीत के 7 स्वर का ज्ञाता था। नहरों का निर्माण कराया करिकाल ने, और करिकाल ने पोहार जो पत्तन था उसका निर्माण कराया। इसके बाद चोलों का इतिहास अज्ञात हो जाता है, फिर विजयालय के काल में दिखाई देता है। ये तीनों राजवंश थे। तीनों में समाज में बताया कि समाज में ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी थी। ब्राह्मणों को बेहतर, एक तरीके से हम बात करें तो ब्राह्मणों का स्थान काफ़ी बड़े लेवल पे दिया जाता था। इसके बाद हमने कहा कि वेलार थे, कि धनी किसान और निर्धन किसान, धनी किसानों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद वेनिगर हमने बताया जो व्यापारी वर्ग था। मरुदम बताया, अरे सॉरी पुलयन बताया जो रस्सी बुनकर थे। इनियर शिकारी थे। इसके बाद आपको मैंने कहा कि मरवा जनजाति थी जो पशुओं की चोरी वोरी करते थे लोग। मतलब समाज में सामाजिक विभाजन था, आर्थिक विभाजन था, लेकिन कोई आक्रोश नहीं था समाज में। हमें आक्रोश की जानकारी नहीं मिलती, लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हों। महिलाओं की स्थिति भी ओवरऑल अच्छी थी। शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। दफनाने और ये क्या कहते हैं जलाने की दोनों की परंपराएं दिखाई देती हैं। व्यापार अच्छा था। हाथी दांत, मसाले, सूती कपड़े ये निर्यात करते थे। यवन बस्तियां दिखाई देती हैं। अरिका मेडू हो गया, मुसरी टोंडी, कई जगह यवन बस्तियां दिखाई देती हैं। विदेशी आके व्यापार करते थे।
तो ये इस काल में अगर देखा जाए तो ओवरऑल व्यापार अच्छा था। धर्म की मैंने बोला मरुगन इनके मेन देवता हैं, बेलन या वर्षा इनका अस्त्र है, एलेम्मा है, मरियम्मा है, शिव विष्णु की पूजा की जाती थी, तुलसी की पूजा की जाती थी। आपके जैन और बौद्ध धर्म की भी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा समाज, पूरा धर्म। तो अब आगे जब इनका इतिहास देखने आएंगे, हम देखेंगे, पढ़ेंगे, तो अब धीरे धीरे जब आएगा दक्षिण में तो हम देखेंगे पल्लव आएंगे, ये चोल पल्लवों के सामंत के रूप में आगे आएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे देखेंगे तो चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट आगे हमें दिखाई देंगे। जिन्हें सबसे फेमस रहा, जो हम पढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस होने की बात की जाती है कि सबसे फेमस कौन रहा, तो वो थे सबसे ज़्यादा फेमस आपके चोल। जो चोल स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं, जो राजा द्रविड़ स्थापत्य के पीक के लिए जाने जाते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा रहा संगम काल। क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो प्रीलिम्स में भूमि को पूछ सकता है कि कुरुंजी मिलाने के लिए आ जाए, साहित्य पूछ सकता है कि शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया, मणिमेखले की रचना किसने किया, संगम कहाँ कहाँ हुए, संगम साहित्य क्या है, इनका विषय क्या है। संगम साहित्य की व्याख्या आईएएस में पूछाई है कि संगम साहित्य से संगमकालीन समाज को बताइए, तो ये बताइएगा। तो लगभग हमने आपको पूरा निचोड़, अगर आप हैं तो पूरी की पूरी टॉपिक हमने आपको बताया कि क्या है, कैसे है। अब मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आप क्लास देख रहे हो तो रेगुलर क्लास देखिए, हमसे जुड़िए, लाइक करिए और लगातार करिए। यकीन मानिए, आप कई जगह पढ़ते होंगे, पढ़ना भी चाहिए, तो आपको अंतर दिखाई देगा, चीज़ों को अंतर देखिएगा। और कहते हैं लक्ष्य यही है कि जो मछली की आँख है वो सीधे आपको दिखाई दे, कि तीर चलाने में कहीं कोई दिक्कत न आए, सीधे तीर मार सकें। और इसी तीर मारने की कला कैसे हो कि दूरी कम हो, इसको लेके यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही मार्गदर्शन दिया जाए कि जो जिग मोशन होता है वो ना हो और सीधे आप लाइन मार सकें। इसी संदर्भ में अगली क्लास में फिर हम मिलते हैं, जो आगे का टॉपिक लेके आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।